आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिश सनवर। बिहार की जंग चल रही है। आज बिहार विधानसभा चुनाव का पहला फेज और मेरे साथ माहिरा गौहर, हमारी साथी मेरे साथ जुड़ी हुई है। माहिरा, आज विधानसभा चुनाव के पहले फेज की तैयारियां चल रही हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। दोपहर 1 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 42.31% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। आज की 121 सीटों में 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब बात करते हैं कुछ आज के अहम खबरों की तरफ। अगर मैं आपका रुख कराना चाहूं तो लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ है। ये बड़ी खबर है माहिरा आज की। जी, आपको बताते चले मोनिस, लखीसराय का एक इलाका है, हलसी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले भी विजय सिन्हा का विरोध हो चुका है। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त भी विजय सिन्हा का बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था। उस वक्त भी कहते हैं कि गाड़ी पे पथराव हुई थी और उनका विरोध किया गया था और मुर्दाबाद के नारे लगे थे। और इस वक्त सेम वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस बार भी विजय सिन्हा जो है वोट देने के बाद अपने लखीसराय से इस बार जो है विधानसभा चुनाव में जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपने एरिया का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान जो है आम लोग, हमने वीडियो में देखा है कि जैसा कि आम लोग जो है बिल्कुल विरोध करने लगे। पहले उन पर उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई, बाद में गोबर फेंके गए, चप्पल फेंके गए और नारे लगाए गए मुर्दाबाद के, ठीक है। लेकिन विजय सिन्हा इसको लेकर प्रशासन पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से अपना काम सही से नहीं कर रहा है, उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि एसपी से बात हुई है, एसपी जो है वो कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई जो है वो एक्शन कार्रवाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि एनडीए की सरकार में सब ठीक है, आप जंगल राज पे पूरा चुनाव लड़ते हैं, तो फिर आप डिप्टी सीएम हैं, तो आपकी बात को ही एसपी क्यों नहीं सुन रहा है और आपके समय में ही ऐसी चीजें कैसे आ रही हैं? ये तो सीधे एनडीए सरकार पर ही सवाल उठता है। बिल्कुल ठीक है। जावेद रहमानी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा जल्द ही। शाद हुसैन है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे मैं सवाल लूंगा फिलहाल अभी। और नदीम अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस लीडर, उनसे भी मैं जल्द ही आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन शाद की तरफ मैं रुख करूंगा। शाद, ये बड़ी खबर है। अगर हम इन सारी चीज़ों को समझें, एक डेप्यूटी सीएम है जो लगातार जंगल राज का जिक्र करते रहते हैं, जंगल राज 2.0 का जिक्र करते हैं कि अगर आरजेडी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ये जंगल राज 2.0 होगा। लेकिन उनके काफिले पर हमला होता है, एसपी को वो फोन करते हैं, एसपी उन्हीं की नहीं सुनते हैं। क्या कमाल की बात है कि डेप्यूटी सीएम ये बात कह रहे हैं कि एसपी उनकी नहीं सुन रहे हैं और प्रशासन पे धिक्कार। मैं बता दूं कि बिहार में जो प्रशासन का जो है, जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, तो एनडीए की सरकार जो बिहार में जो है तेरी तरह अफसरशाही है। और इसमें मैं बता दूं कि विधायक हो या मंत्री हो, किसी की बात नहीं जाती है। डायरेक्ट जो ये सीएम आवाज से ये मामला होता है, सीएम ही से डील होती है और सीएम के इशारे पे काम होती है, ठीक है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अगर बीजेपी के हम माने और जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली से रन किया जा रहा है, यानी कि नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है, सरकार कोई और चला रहे हैं। लेकिन डेप्यूटी सीएम बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि एसपी उनकी सुन रहे हैं और प्रशासन पर वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आपका कहना सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो बिहार जो प्रशासनिक जो अफसरशाही है, जितने कुछ लोग यहाँ अफसर लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हेलो, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अफसर यहाँ जो है कुछ जो सीएम के करीब है, तो उन्हीं लोग के बात को माना जाता है। और किसी भी डिप्टी सीएम हो या मंत्री हो या विधायक हो, उस लोगों की कोई बात का कोई अफसर पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं होता है। अगर आप देख लीजिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पे भी आप जैसा बता रहे हैं कि उन पे हमला हुआ, एक एसपी को बोला जा रहा है, एसपी ने समझ लीजिए कि एनडीए में रहते हुए, एनडीए की सरकार रहते हुए भी इस तरह के मामला हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय बात है। बिल्कुल ठीक। ये सब उन्होंने तो कह दिया कि ये सब आरजेडी के गुंडे हैं, एनडीए की जीत उनको दिख रही है तो इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। और उन्होंने एक बड़ा लफ्जों का इस्तेमाल कहा कि इन सब की छाती पर बुलडोजर चलेगा।
तो ये बुलडोजर जो है यूपी का, इसका अब लग रहा है कि बिहार भी पहुंचने वाला है। खैर, दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि मनेर से आरजेडी के उम्मीदवार है भाई वीरेंद्र। तो भाई वीरेंद्र से जो है आईडी कार्ड मांगा गया, जिसके ऊपर बाद वो भड़क गए। उन्होंने दरोगा को धमकाते हुए कहा कि यहीं आग लगा दूंगा अपने आप को। आरजेडी विधायक का कहना है कि प्रशासन को मतदाता पहचान पत्र चेक करने का अधिकार किसने दे दिया। इसके बाद वो भड़के हुए नजर आए जब उनसे आईडी कार्ड की मांग की गई। और सारण के मांझी सीट से एक सीपीआई के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र कुमार, उनकी भी गाड़ी पर हमला हुआ है। यानी कि बीजेपी के भी जो डेप्यूटी सीएम है उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ है। पटना में उनके एक नई तस्वीर देखने को मिली। नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाकर एक महिला वोटर बूथ पर पहुंचती हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब हो जाता है। अब उसके बाद नाराज महिला आयोग के ऑफिस पहुंच गई हैं और कह रही हैं कि जब मैंने अपना वोट चेक करा था एसआईआर के बाद, तो वोट में नाम था, लेकिन अब मैं वोट डालने के लिए जा रही हूं तो मेरा नाम नहीं है। ये बड़ी इस तरह की भी चीजें आ रही हैं। छपरा में तो 150 वोटर जो है वो लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। माहिरा, इन सब चीज का क्या दर्शाती है? क्योंकि महागठबंधन लगातार इसी मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, इन मुद्दों पर जो है वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। सबसे पहले तो मोनिश एक दो चीजें मैं और ऐड कर दूंगी। एक सिवान से भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जो शामा साहब के समर्थक हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि यादव और मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं नहीं दिया जा रहा है। वो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं तो उन्हें कह दिया जा रहा है कि आपका नाम मौजूद नहीं है। और वो लोग कह रहे हैं कि लगभग 50 से 60 और 100 की संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिनको पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद वापस जाना पड़ा क्योंकि उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी, मुंगेर से भी एक खबर सामने आ रही है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं को पीट दिया गया। तो जब एनडीए और चुनाव आयोग दोनों मिलकर जब साथ में ये लगातार खुलेआम कहती है कि हम चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से कराने जा रहे हैं, तो फिर ऐसी एक के बाद एक लगातार घटनाएं कैसे पेश आती हैं। हाँ, और उसके बाद आपने विजय सिन्हा का नाम लिया था, उसमें 2 पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी। विजय सिन्हा ने 2 वर्ड का जिक्र किया, एक गुंडा राज, ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा कि लानत है प्रशासन पर। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज क्या दर्शाती है? गुंडा राज और जंगल राज जिसपे वो लगातार आरजेडी को घेरते आए हैं, और अभी लगातार एनडीए का शासन रहा है, चुनाव आयोग उनके पक्ष, जैसा कि महागठबंधन कहते हैं कि चुनाव आयोग उनके पक्ष में रहा। तो जब सारी चीजें चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, सरकार लगातार दावा करे कि अब बिहार बिल्कुल सुशासन बाबू के अंदर, शासन के अंदर चल रहा है, तो फिर ऐसी चीजें क्यों आ रही? फिर विजय सिन्हा को गुंडा राज और इस तरह की बातों का जिक्र क्यों करना पड़ा कि प्रशासन पे लानत है या गुंडा राज है? क्या कहेंगे इस पे? नदीम अंसारी, बड़ा सवाल है। अगर माहिरा के इस चीज को समझें या जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसको हम समझने की कोशिश करें, तो ये सारी चीजें बड़ी कहीं और इशारा कर रही हैं। आप क्या कहते हैं नदीम जी इसको लेकर? क्या ये सारी चीजें हैं? 150 वोटर को छपरा में वोट डालने नहीं दिया गया, कई जगह से इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन डे 1 से हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन नाम का जो ढिढोरा पीटा गया है वो सुशासन नहीं, बिल्कुल कुशासन है। चुनाव के पहले आप देख लीजिए बिहार जैसे राज्य में किस तरीके से गुंडा राज बना के लोगों ने रख दिया। आपको पता होगा, बार बार हम आप जिक्र करते हैं, कई बार मैं आपके साथ भी इस बात को साझा किया हूं कि जब पटना राजधानी जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योगपति सुरक्षित नहीं रहते हैं तो आम जनता को छोड़ दीजिए। अब विजय सिन्हा साहब हो या कोई और साहब हो, बुलडोजर किसके ऊपर चलाएंगे? अब बुलडोजर का डर वो बिहार की जनता को ना दिखाए। बुलडोजर उल्टा भी चलता है, ये भी उनको पता होगा। तो बिहार की जनता बुलडोजर उल्टा भी चलाना जानती है और बुलडोज करना भी जानती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग क्या वर्किंग ऑफ स्टाइल है, जिस तरीके से वो वोट चोरी कर रहा है, जिस तरीके से वो एक पक्ष के साथ खड़ा हुआ है, आपको पता होगा कि कल और कल से पहले जब भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवाल या निशान लगाया है, तो चुनाव आयोग को कम भाजपा के लोगों को पेट में दर्द ज्यादा हो जाता है। किरण रिजिजू साहब आकर के न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बात बोलते हैं। तो कहना यह है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है वो कहीं से भी निष्पक्ष नहीं है। उसका एक नहीं 1000 एग्जाम्पल बीजेपी नेताओं से मैं जब डिबेट कर रहा था बेबाक की, तो बीजेपी नेताओं से मैं सवाल ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि पहले जो है ये ईवीएम का रोना रोते थे कांग्रेस के लोग, अपनी हार का बहाना लेके आते थे ईवीएम के तौर पर। अब ये ईवीएम का नया बहाना बड़ा पुराना हो गया, 10-11 साल से ईवीएम कर रहे थे, तो अब ये वोट चोरी का नया शिगुफा लेकर आए हैं।
देखिए, बिल्कुल नहीं। दोनों को आपस में आप लिंक करके देखिए कि पहले हमको लगता था कि चुनाव आयोग कम से कम इतना निष्पक्ष तो जरूर होगा कि उसका वोटर लिस्ट पाक साफ होगा, उसके वोटर लिस्ट में कोई इनकरेक्ट लोग या कोई ऐसे लोग नहीं जोड़े जाएंगे जिनको वहां नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो हमारा इशारा आज भी उसी की तरफ है। कल हम वोट ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते थे क्योंकि हमको चुनाव आयोग के ऊपर थोड़ी बहुत उम्मीद थी, थोड़ा बहुत भरोसा था, लेकिन जब हम लोगों ने उसको डीपली स्टडी किया तो पता ये चला कि चुनाव आयोग ही बिक चुका है। चुनाव आयोग ने वो भाजपा आयोग बन चुका है। आप ये बताइए कि ब्राजील की मॉडल की फोटो, यहाँ घुसपैठिए की बात होती है, अब तो ये हमारा हिंदुस्तान चुनाव आयोग ने इतनी तरक्की कर दिया, भाजपा के लोग बिल्कुल सही कहते हैं। कल से मुझे यकीन हो गया कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। विश्व गुरु इस मायने में बन गए कि ब्राजील की मॉडल भी हमारे यहाँ वोट करती है। अब हमको कैसा लोकतंत्र आप चाहिए? तो ब्राजील की मॉडल भी सामने आ गई, वो कह रही है कि मैं तो कभी इंडिया ही नहीं गई हूँ। तो देखिए, ये बात तो कल राहुल गांधी जी ने भी कह दिया ना। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? ये फोटो है जिसको इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है। राहुल गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा कि वो आकर के वोट करती है। उन्होंने ये कहा कि एक फेक फोटो है, उससे एक नहीं लगभग 2 दर्जन 22 जगह पर उनका वोटर आईडी बनता है। जावेद रहमानी साहब है हमारे साथ में, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। मैं आता हूं आपके पास। चुनाव आयोग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर जो सवाल उठाया जाता है, तो चुनाव आयोग तो जवाब नहीं देता है। उसका जो एक सहयोगी आयोग है, वो आयोग आता है सामने। ठीक है जावेद जी, मैं 2-3 चीजें सीक्वेंस में समझने की कोशिश मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक मैं कहूँ कि एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है जर्नलिज्म में, और ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, जब हम एक एज ए जर्नलिस्ट बहुत सारे चुनाव कवर करते हैं, तो हमारी दोनों तरफ नज़र होती है, एक पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी। पहली बात तो मैं परसेंटेज ऑफ वोटिंग पे बात करना चाहता हूँ। 1 बजे तक अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 43% के आसपास वो परसेंटेज थी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 5-6 बजे तक का वो आंकड़ा अगर हम निकालेंगे तो शायद 60+ हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वोटर जो है वो बाहर निकल रहा है SIR के बाद। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में अगर वोटिंग का एक पैटर्न ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक ही मोहल्ले के 150 लोग बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको भी सुनना था और जो अंसारी साहब को भी सुनना था। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार को एक तरह से प्रयोगशाला बनाया गया है SIR का। ठीक है, SIR, बिहार ऐसा स्टेट है जहां आपने SIR शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन SIR का जो ख़त्म का प्रक्रिया था और चुनाव आने का प्रक्रिया, उसमें कितना गैप है आप ये देखिए। 1 या 2 महीने का। 1-2 महीने, मतलब अभी भी वोटर को ये पता नहीं है कि हमारा नाम यहाँ पे दर्ज है, हमारा नाम वोट लिस्ट में है। नाम होने के बाद जब वोट डालने जाता है तो कहता है आपका नाम है ही नहीं। कई जगह ऐसा हुआ कि कहा आपका वोट पड़ चुका है, मतलब SIR के बाद का ये माहौल देखा जा रहा है। तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को इन तमाम जो शक है, जो तमाम लोगों के इल्ज़ामात हैं, उसको पूरा करना चाहिए, ना कि भाजपा के प्रवक्तों को आना चाहिए। सही, जिस तरह से राहुल गांधी ने कल बात कही, भाई वो तो डाटा बेस लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, कोई रात के अंधेरे में थोड़ी दिखाया जा रहा है। सही है भाई, अगर कोई आदमी गलत कह रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो आप कानूनी चाराजोई कीजिए उसके खिलाफ, आप उस पर FIR कीजिए कि भाई आप हमारे संविधान को बदनाम कर रहे हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन के परिपक्व को आप संदेह में डाल रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एक्शन ले सकता था ना भाई। सही। अगर कोई यहाँ का नागरिक कहता है कि भाई मुझे इसमें आपत्ति है, अब वो आपत्ति के साथ वो सबूत भी पेश कर रहा है। आप ये भूल जाइए कि राहुल गांधी किस पार्टी के हैं। सही। राहुल गांधी एक तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, और वो नेता विपक्ष है, तो हक भी बनता है इन सारी चीजों को, डाटा बेस पे बात कर रहे हैं। तो सीरियस ये कह देना, और ये कि वहाँ के डिप्टी CM कह रहे हैं कि भाई ये जंगल राज कब खत्म होगा बिहार में। 20 साल से जंगल राज आप कह रहे हैं, वो तो आप ही की सरकार तो है महोदय। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जंगल राज कौन सा लाना चाह रहे हैं? ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि डिप्टी CM साहब या तो अभी वो सो करके उठे हैं या फिर उनको पता नहीं कि हम यहाँ के डिप्टी CM हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा सवाल है। मैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, जल्द हाजिर होते हैं। ये चुनाव बहुत कुछ दर्शा रहा है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं SIR के बाद, और SIR का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया उसको देखकर लग रहा है कि काफ़ी हद तक अभी भी इसमें कमियां रह गई हैं, क्योंकि SIR के बाद जो वोटर लिस्ट आई थी, जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में थे, उसके बावजूद वो जब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है। क्या कहती है मायरा इसको लेकर?
जी बिल्कुल, इसका जिक्र कन्हैया कुमार ने भी किया है। कन्हैया कुमार अपने गृह जिले जो है बेगूसराय में वोट देने आए थे, तो जब उनसे पूछा गया कि कैसा चल रहा है माहौल, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको दोहराया और कहा कि देखिए एसआईआर के बाद कई लोगों के नाम कटे हैं और अभी भी ये डर बना हुआ है कि फिर से वोट चोरी की जो घटनाएं हैं वो पेश आ सकती हैं। और हमने थोड़ा बहुत उड़ते पुड़ते सुना भी कि रघुनाथपुर में जो है राघोपुर में जो है, माफ कीजिएगा, राघोपुर में जो है वो बूथ लूट लिए गए। इस तरह की पहले चीजें आई सामने, लेकिन फिर बाद में प्रशासन ने इसे कंफर्म किया कि, या चुनाव आयोग ने भी कंफर्म किया कि नहीं ऐसी चीजें नहीं है। तो कन्हैया इसको लेकर अभी भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, वोट चोरी को लेकर कह रहे हैं और लगातार महागठबंधन के सारे नेता, अगर कहा जाए तो उन्होंने एक बड़ा मुद्दा वोट चोरी रखा है। राहुल गांधी लगातार बिहार आते रहे और वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे। एसआईआर पर उन्होंने महागठबंधन के साथ बिल्कुल सड़क पर विरोध किया और कई सारी चीजें लगातार सामने आई। तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन का चुनाव के शुरू से लेके अभी आखिरी वक्त तक, जब चुनाव इस वक्त बिहार में चल रहा है, वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा लगातार जारी है। तो ये देखना होगा कि जनता तक उनकी जो बात है वो कितनी पहुंच पाई और जनता एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दों को कितना समझ पाई और इनका जो है उसको रिएक्शन जो है वो 14 नवंबर को पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और मैं जावेद जी आपसे एक बड़ा अहम सवाल लेना चाहता हूँ। सेंट्रल मिनिस्टर, एक प्रोटोकॉल, जब सेंट्रल मिनिस्टर अगर कहीं नुक्कड़ सभा करते हैं और वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लफ्ज़ों का, खासकर कि बाहर मत निकलने दीजिएगा इनको और वोट नहीं डालने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाएं तो जो है उनको कुंडी लगा दीजिएगा, इस तरह की जो अगर मान लीजिए भाषा का इस्तेमाल होता है, तो क्या ये दर्शाता है किस युग में हम जी रहे हैं या किस युग की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैबिनेट मिनिस्टर और भारत के संविधान पे जाहिर आपने शपथ लिया है और इलेक्शन कमीशन बार बार अपना कैंपेन करता है कि ये आपका अधिकार ही नहीं है बल्कि भारत के निर्माण में आपका सहयोग भी होगा। तो ऐसे में मंत्री जी का ये बयान आना मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए उनको एफआईआर भी किया है। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि नहीं, मेरे बयान को तोड़ मोड़ के किया गया, वो तथ्यों पर नहीं है ऐसा कि सब पूरी दुनिया ने देखा, सोशल पे बहुत वायरल हो रही वीडियो जो है। तो मंत्री जी ने जो बात कही वो तो सबको पता चल गई। अब अच्छा, एआई के जमाने में भी ये नई चीज आ गई है जावेद साहब, हर कोई तो कह देता है कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ को पेश किया गया और दूसरा अब ज्यादा कुछ हो जाता है तो कहते हैं फेक है। ये बहुत आसान है ना, मतलब खुद को पल्ला झाड़ना। जब आपको लग गया कि आप वाकई जाल में फंस गए तो फिर अब कैसे निकलेंगे आप? तो ये एक अच्छा तरीका है। और एक गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि ये उस सीट को लेकर कहा जा रहा है और उस संदर्भ में ये वीडियो वायरल हो रहा है जो पहले से एक कहा जाता है कि बाहुबलियों का इलाका है ना, और उसको लेकर पहले से जो वहां के जेडीयू से उम्मीदवार हैं, अनंत सिंह जेल में है, ललन सिंह उनके खिलाफ उनके लिए जो है वो वोट का प्रचार करने जाते हैं, फिर उनका ऐसा ऑडियो सामने आता है, चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेता है। तो एक ऐसी जगह से जो बाहुबलियों का गढ़ रहा है वहां से ऐसा ऑडियो निकलकर सामने आना मतलब दर्शाता है कि बिहार में अभी भी बाहुबलियों का जो राज है और चुनाव के टाइम पे जो उनका प्रयोग जो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज करती आई हैं वो लगातार जारी है। बिहार से ये चीजें अभी भी खत्म नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए कि अखिलेश यादव सीवान गए उसामा साहब के कैंपेन के लिए, तो भाजपा के लोगों ने कहा कि बहुत बुरी जो भी कहना था उनको कि भाई एक तरह से उनके बाप के ऊपर क्या आरोप था नहीं था। भाई बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है, जरूरी नहीं कि अगर उसके बाप में कोई कमी थी तो बेटे में वही कमी आएगी। ये तो अखिलेश यादव की बात अलग थी, लेकिन अनंत सिंह जो ऑलरेडी मर्डर के केस में उन पे एफआईआर हुआ है, वहां का आपको पता होगा ना कि वो उन्होंने किसी का मर्डर किया। बिल्कुल मर्डर, रेप, कई तरह के केस हैं, AK-47 रखने उसमें वो गिरफ्तार किए गए हैं। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर उनके प्रचार में जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात है कि एफआईआर हुआ, अभी गिरफ्तार भी किए गए, वो जेल में भी है। बल्कि महागठबंधन के लोगों ने उन पर आरोप भी लगाया सत्ता पक्ष पे कि रात के अंधेरे में 12 बजे आप अनंत सिंह को गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई वहां के वो दूल्हा है वो। अरे भाई हाथ मत करिए, लाए क्यों नहीं गए आप? मीसा भारती का यहाँ तक बयान आया था कि जुर्म तो जुर्म होता है ना, वो सही ये तो नहीं हो सकता अगर कोई बाहुबली उसके बाद जुर्म आके छोटा पड़ जाएगा। नदीम जी, जब हम देखते हैं कि आपकी पार्टी में अगर कोई बाहुबली होता है तो उसको लेकर बड़ा हो हल्ला होता है, लेकिन जब देखते हैं कि जो पक्ष है आपका, वहां पर जो है चीजें यही देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए वो बाहुबली नहीं रहते, शायद वो धुल के आ जाते हैं। देखिए, उनके यहाँ जिस तरीके का वर्किंग ऑफ स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग आ गया है। प्रधानमंत्री को ये पता है कि ये इतना अच्छा सुशासन यहाँ पे उन्होंने पिछले 20 सालों से दिया है कि कोई भी किसी के कनपट्टी पे कट्टा रख के कुछ भी उगलवा लेता है।
तो प्रधानमंत्री को पता है कि बिहार में शासन और सुशासन कैसा है, तभी तो वो कहते हैं कि कनपट्टी पे कट्टा रखो और कोई जो चाहो बुलवा लो। तो देखिए ये लोग इस तरीके से मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को गंदा कर दिए हैं कि आज हम लोगों को भी डिबेट में इस तरह की भाषा, इस तरह के वर्ड्स को सिलेक्ट करते हुए शर्म आती है कि हम कहाँ बैठ करके और क्या बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को एक बहुत बुरी लत लगी हुई है, वो लत उनको लगी है जहां तहां ताक झाक करना। वो टपोरी बन गया, प्रधानमंत्री नहीं वो टपोरी है। देखिए ये सब वर्ड पॉलिटिक्स में बहुत खराब वर्ड माना जाता है, और हम लोग जहां से आते हैं हमारी तहजीब ऐसी नहीं रही है, तमीज हमको ऐसा नहीं सिखाया गया। लेकिन ये एनडीए वालों ने इस तरीके से ला करके रख दिया है कि अब मजबूरन हमको भी वो भाषा बोलना पड़ रहा है। अब उस टपोरी को देखिए कि उनको ये पता है कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बाथरूम में क्या पहन के नहाते थे, बिहार में कौन कट्टा और कनपट्टी पे रखता है। तो ये लोग का जो आचरण और जो बोलने का भी देखिए, इनको एक बार दरभंगा की एक सभा में जाले में पता नहीं किसने क्या कहा, उसको लेकर के प्रधानमंत्री आके रोते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब इस देश के एक बड़े नेता को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, जितनी बार तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा होगा जितनी बार आप लोगों ने उस चीज को बार बार जिक्र करके बढ़ा दिया है। बिल्कुल वही मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग को शर्म आती है ऐसे डिबेट करते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री का अवसर अब नहीं रहा। वो प्रधानमंत्री पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटा सा सवाल, प्रचार मंत्री बन गए। एक छोटा सा सवाल, जितनी सीटों पर इस बार फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है, पिछली बार महागठबंधन ने इन सारी सीटों पे बढ़त बनाई थी एनडीए के मुकाबले, तो क्या लगता है कि इस बार भी वही जो तिलिस्म है वो आपका कायम रहेगा या एनडीए आपके तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब रह जाएगा? देखिए एनडीए तो किसी भी शर्त पे ये तिलिस्म को तोड़ नहीं सकती है, बल्कि यहाँ पे उससे ज्यादा मजबूती से हम उभर रहे हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे सवालिया निशान चुनाव आयोग पे उठाऊंगा कि हो सकता है कि शाम 7 बजे 8 बजे तक जो चुनाव आयोग, मतलब ऑप्शन छोड़ रहे हैं आप, एक ऑप्शन छोड़ रहे हैं आप, आश्वस्त भी हैं लेकिन ऑप्शन भी छोड़ रहे हैं। एक ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं, वो मेरी मजबूरी है, जहाँ पे हम लोग मजबूर हैं। चुनाव आयोग का आप देखिए ना, पिछले कई स्टेट के इलेक्शन में आप उठा करके देखिए, 4 दिन के बाद वो परसेंटेज जो पोलिंग का जो है 4%, 6% बढ़ा देते। अरे भाई आपका जब 6 बजे आपका टाइम खत्म होता है तो आप रात में 9 बजे तक, अगले दिन सुबह तक फॉर्म 17 आता है, उसको लेकर के आपको कितना टाइम चाहिए? आज तो सारा कुछ डिजिटल है, तो आपको 1 हफ्ते लग जाता है। 1 हफ्ते बाद क्या आप 6% पोलिंग को बढ़ा देते हैं। जब इतना आप बढ़ा दीजिएगा तो शक होना लाजमी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो आपने वोटर लिस्ट में जिस तरीके से आपने किया, बाकी जगह पे आप कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को आप कैसे फेयर मान सकते हैं? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जावेद जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। नदीम जी ने 2-3 सवाल उठाए हैं। पिछली बार हम देखते थे कि बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती थी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठे थे कि क्यों ये इतनी लंबी लाइन लगी रह जाती हैं। लास्ट जो है 8-9 बजे तक भी जो है वोट ऑफ कितनी परसेंटेज वोट हुआ है वो क्लियर नहीं कर पाता इलेक्शन कमीशन। इस बार हमने कुछ चीज़ें देखी, वो ये चीज़ें ये थी कि एक बूथ पर सिर्फ 1200 वोटर को रखा। अगर माने उसमें से 60% वोट पड़ते हैं तो 800, 900, 700 के ये करीबी आंकड़ा जाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि सुबह से अगर शाम तक 6 बजे तक 700 या 800 या 900 लोग भी वोट डालने के लिए आते हैं तो उतनी ज़्यादा भीड़ इस बार बूथों पर देखने को मिलने वाली है। दूसरा ये कि मॉनिटरिंग हो रही है, इस बार बहुत अच्छे वाली मॉनिटरिंग हो रही है। तो क्या इन सारी चीज़ों को हम एक माने कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली गलतियों से सुधार किया है? ऑब्वियसली हर चुनाव का एक प्रयोग होता है, उससे बेहतर जो जनता की शिकायत होती है, कुछ कमियां होती है, उस पर चुनाव आयोग फिर नए सिरे से नई टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ गई है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अभी भी की एक लेटेस्ट खबर है कि कई सारे पोल बूथों पर जो है लगातार बिजलियाँ काटी जा रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, ये भी ऐड कर दीजिएगा। ये तो अब जब बनारस में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था पीएम मोदी का, तो वहाँ भी काउंटिंग के समय हमने लगा कि सबको बड़ा वायरल हुआ था कि उस वक्त लाइट चली गई थी। जी इस वक्त बिहार में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है, बिजलियां काटी जा रही हैं। तो ये तो अपने आप में ये है कि सुशासन बाबू के राज में बिजली जाती नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि फ्री भी कर दिया गया, 300 यूनिट फ्री। प्रधानमंत्री का रैली में था कि उन्होंने मोबाइल का लाइट दिखाया कि देखिए अब जमाना बदल गया है, जरूरत नहीं है। लेकिन वोटिंग वाले दिन अगर लाइट आ रही है, हमारे साथ राहुल देव कुमार जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ में। राहुल देव जी,
राहुल देव जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं, मैं बड़े इन सारी चीज़ों को समझना चाहता हूं। हम देखते हैं कि एक प्रशासनिक लेवल पे पिछले बार के से मुकाबले ज़्यादा अच्छी तैयारियां हम देखते हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे, लेकिन अभी भी SIR में के बाद जिन वोटर का नाम था लिस्ट में, वो अब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनके नाम गायब हैं। और इस तरह की भी अब खबरें आ रही हैं कि बहिष्कार किया गया है गायघाट विधानसभा के 3 बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया। बूथ नंबर 161, 162 और 170 कह रहे कि न तो हमें पुल मिला और न सड़क निर्माण हुई। और सड़क निर्माण को लेकर लगातार NDA ने इस बार बड़ा वो कहा है कि कांग्रेस के नेता जिस सड़क पर चल रहे हैं वो इस बार निर्माण हुई है और इसे NDA के शासनकाल में हुई है। लगभग 25 साल तक हमने बिहार स्टेट के लिए काम किया जर्नलिस्ट में। तो अक्सर सभी चुनाव में ये वोट बहिष्कार की खबरें आती थी, लेकिन हम लोग उसको बहुत तवज्जो नहीं देते थे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं। ठीक है, परेशानी दिक्कत ये बिहार के लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आप वोट नहीं दे करके आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, ना लोकतंत्र का भला कर रहे हैं, ना अपना भला कर रहे हैं। सही है। इसलिए जब भी हम जब हम चैनल में थे तो हम ये कोशिश करते थे ये दिखाने की, या जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, कि कृपया आप वोट बहिष्कार मत कीजिए, आपका बहुमूल्य वोट जरूर दीजिए, ताकि यही बहुमूल्य वोट जो है आपके परिवार के, आपके समाज के, आपके घर के बदलाव करेगा। लेकिन यदि आप वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर बदलाव की बात कैसे होगी, तो बेमानी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते थे कि ऐसी खबर को DM से या जो भी अधिकारी होते थे उनको कहते थे कि समझाइए बुझाइए, और इवन चुनाव आयोग भी उसको तुरंत संज्ञान लेते थे, जाके कोशिश करते थे कि उसे समझा बुझा करके मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसलिए वोट बहिष्कार हम लोग इसको उचित नहीं मानते हैं कहीं के लिए भी। ठीक है, कोई नेता नहीं किए हैं तो आप उसके पक्ष या विपक्ष में जा सकते हैं, वो आपका अधिकार है। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि वोट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल लोकतंत्र में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ का अभी दिखा रहे थे गया घाट, वो बिल्कुल जहाँ का मैं हूँ रहने वाला, मेरे वहाँ से 5 किलोमीटर फासले पर है ये कितना दुर्भाग्य है कि मतलब अगर आप एक तरफ दूसरी सरकार को जंगल-राज कहते हैं, उसके बाद हम उसको भी ख़त्म कर दें। 20 साल जिसकी सरकार थी उसको क्या बोलेंगे आप? 20 साल बाद भी अगर वहाँ की जनता का मूल सुविधा अगर पूरा नहीं हो पाया तो वो जनता वोटर क्या करेगा? बाइकाट अगर कर दिया उसने, या बाइकाट अगर नहीं भी किया, यहाँ तो बाइकाट करने की जरूरत ही नहीं है। आप मत जाइए, आपका वोट डल जाएगा। राहुल गांधी ने कल क्या दिखाया? राहुल गांधी ने दिखाया कि एक व्यक्ति ने 22 वोट फोटो लगा के उसका इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं, 2047 में विकसित भारत बन जाएंगे। एक तरफ हम चुनाव प्रक्रिया जो है उस अभी भी कहीं ना कहीं बहुत उसमें लूप पोल है। ये 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे आप भी आज भी देखिए सड़कें काफ़ी एक दूसरे में जुड़ने के लिए बहुत मुश्किल है, गाँव तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। ऐसे स्टेट में अगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार नहीं है, कि अगर मैं वोट डालने जाता हूँ तो पता चला कि मेरा वोट पहले से पड़ चुका है, ये मतलब मजाक नहीं है, ये डाटाबेस बता रहा है, लोग कह रहे हैं, वीडियो आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, यहाँ कोई पार्टी विपक्ष की बात नहीं है। राहुल जी, नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, यदि मान लिया कहीं का विकास नहीं हुआ या रोड नहीं बने, तो उसके लिए जो भी विधायक हैं या जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, आप उसका चुनाव अच्छे या बुरे रूप में कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये राइट है। लेकिन वोट नहीं देना, ये हम लोग किसी रूप से एक जर्नलिस्ट के नाते हम उसको उचित नहीं मानते हैं, बिल्कुल, और ना ऐसे चीज को हम प्रश्रय भी नहीं देते हैं, और ना हमने दिया है कभी। और ये हमेशा कोशिश करते थे कि उसको मोटिवेट किया जाए। आप ठीक है, आप किसी से हमसे अगर नहीं रखते हैं या हमने अच्छा काम नहीं, बदल दीजिए हमें, कौन, ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है बदलने का अधिकार। तो इसलिए मेरा जैसा मानना है कि वोट बहिष्कार ये कोई निराकरण नहीं होता है। बिल्कुल ठीक, ये लोकतंत्र में आपको मतदान देने का अधिकार दिया है सरकार ने, ये हमारे संविधान ने, उसका सदुपयोग कीजिए और बदलाव को आप स्वीकार कीजिए।
ठीक है, अब कुछ फोकस में रहने वाली सीटों पर जी, बताइए। जिक्र कर लेते हैं जिस पे आज बहुत ज्यादा फोकस रहा है। माहिरा अलीनगर की सीट है, सिंगर जो है मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर वहां से लड़ रही हैं। जी। डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट है लखीसराय, और जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की सीट है मोकामा सीट, जिन्हें अपने विरोधी दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। और आरजेडी के उम्मीदवार और दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा शहाब, तो उनकी भी रघुनाथपुर सीट है। इसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। मैं जिक्र करूंगा तीनों डेप्यूटी सीएम मैं कहूंगा, क्योंकि पुराने डेप्यूटी सीएम तेजस्वी और दो अभी के मौजूदा डेप्यूटी सीएम, इनके बारे में हम जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैथिली से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जी, मैथिली की सीट क्यों इतनी ज्यादा हॉट मानी जा रही है? देखिए मैथिली की सीट इसलिए भी हॉट सीट में शुमार है, मतलब इसलिए मानी जा रही है क्योंकि मैथिली ठाकुर जो हैं वो बिहार में लोक गायिका के तौर पर काफी ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं। सही। और बीजेपी को उनको अपने पाले में लाने, या कहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करवाने, और फिर उनको एकाएक तुरंत आज ज्वाइन करवाया, दूसरे दिन टिकट दे दिया। ठीक है, तो इसको लेकर बीजेपी मतलब पूरी तरह से निश्चिंत है कि मैथिली ठाकुर की जीत पक्की है, और ये सोचकर ही उन्होंने वहां पर मैथिली ठाकुर को उतारा है। और मैथिली ठाकुर का एक अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है बिहार में, लोग गायिका हैं, लोग गीत गाती हैं, लोग काफी पसंद करते हैं उनको, तो इसलिए भी इसको हॉट सीट माना जा रहा है। क्योंकि एक तो मैथिली ठाकुर अपने आप में जो है काफी फेमस है, और दूसरा की जो सीट है वो भी हमेशा से बीजेपी का उस पर अच्छी पकड़ रही है, तो इसको लेकर आप कह सकते हैं कि अलीनगर का जो सीट है वो हॉट सीट में जावेद जी, एक यंग लड़की और मैथिली ठाकुर बहुत यंगेस्ट उम्मीदवारों में से एक हैं वो, और हम देख रहे थे कि वो जो है जिस तरीके से प्रचार कर रही थी, लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, लेकिन क्या वो लोगों के उस मुद्दे को, उस मन को टच कर पाएंगी जिसकी वाकई इस वक्त ज़रूरत है? और मैं चाहता हूँ कि चाहे पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन एक पढ़े लिखे उम्मीदवार, यंग उम्मीदवार आएँ मैदान में, और जो है उनको मौका मिलना चाहिए, खासकर महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैथिली ठाकुर चूँकि बिहार समाज की एक बड़ा आन बान शान है, और वहाँ की जो हमारा छठ का वहाँ का राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है बिहार के लिए, बहुत मशहूर लोक गायिका है वहाँ की वो जी। ऐसे समय में चूँकि अब वो 20 साल अगर आप कहें बिहार में, खुद उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं जो अभी मौजूदा डिप्टी सीएम हैं कि इस जंगल राज से कैसे छुटकारा मिलेगा, ऐसे समय में उनको टिकट दिया जा रहा है, ऐसे समय पार्टी उम्मीदवार बनाई है, तो उसमें अब उनकी अपनी छवि कितना काम करेगी और पार्टी का कितना उन पर वो दबाव होगा, और अच्छे बुरे का दोनों झेलना पड़ता है। वो अब वक्त ज़माना चला गया कि आप आइकॉन हैं, ठीक है, आप जिस फील्ड में होंगे वो होंगे आप, लेकिन वहाँ पर यह है कि अभी तो उन्होंने कोई अपना काम किया नहीं है, या जनता ने कोई उनका काम देखा नहीं है। सही। एज ए गायिका बहुत अच्छी हैं, सबके दिल पे राज करती हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक है जनता में, जनता का काम तो भी वो देख रही है जो 20 साल में वहाँ पे हुआ है, या उस वक्त जो एमएलए रहे होंगे वहाँ के, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा के ही वहाँ एमएलए थे, वहाँ पे जितना काम हुआ होगा तो यकीनन अच्छे मार्जिन से वो कामयाब हो सकती हैं। जी जावेद जी, इसको यहाँ पर लेकर एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि जिन लोगों ने काम किया, जो कार्यकर्ता हैं, तो इसको लेकर एक नाराज़गी भी है, ज़मीनी स्तर पर इसको लेकर नाराज़गी है। लोगों का कहना है कि जो लगातार कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये उम्मीद से कि उन्हें टिकट मिलेगा, और फिर अचानक से एक लोक गायिका आती हैं जिनका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, और बीजेपी 1 सेकंड में उन्हें टिकट थमा देती है। दूसरा, जब उन पर मुद्दों से जब मैथिली ठाकुर से पूछा जाता है कि विकास के लिए विकास को लेकर उनका मुद्दा क्या है, किस तरह से विकास का काम करेंगी, क्या मैप क्या है, पोर्टफोलियोज क्या है, तो उसको लेकर मैथिली ठाकुर कोई सही जवाब नहीं दे पाती हैं। वो कहती हैं कि ये चीजें अभी बताने की नहीं है। तो मतलब विकास का मुद्दा तो नेता को जनता के सामने रखना होगा, तभी तो जनता वोट देगी, लेकिन वो तो कह रही है कि इसे अभी बताने की चीज नहीं है, सारी चीज अभी बता दी, ये तो बताना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी, यहाँ पर तो मैथिली ठाकुर घिरती दिखती है, जब विकास के मुद्दों पर उनसे बात होती है तो वो सही जवाब नहीं दे पाए, वो नहीं बता पाई कि आखिर अली वो अपने विधानसभा सीट पर किस तरह का विकास करेंगी, क्या कमी है, उन्होंने क्या चीजें देखी। वहीं अगर हम यहाँ पे खेसारी लाल यादव का अगर जिक्र करते हैं, जो कि छपरा विधानसभा सीट से उतरे हुए हैं, उन्होंने बाकायदा एक अपने कहते हैं छोटे से छोटे गांव में जाकर दिखाया कि कैसे पूरा इलाका जो है पानी से डूबा हुआ है। उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं और वो आएंगे तो किस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर 2 स्टार्स हैं, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं उम्र का अभाव या फिर सक्रियता भी
कह सकते हैं कि इनकी एक्सपीरियंस जो भी कि खेसारी लाल यादव भी जो है एक भोजपुरी एक्टर है और ज़्यादातर उनका वक्त मुंबई में गुजरता है, लेकिन वो वहाँ के मुद्दे को समझ रहे हैं और उस पर बता रहे हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मुद्दों को हम खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार। वही मैथिली ठाकुर से जब ये सवाल होता है तो वो उसका सही जवाब नहीं दे पाती हैं और ना ही जनता को अपनी ओर जोड़ पाती हैं। मैथिली ठाकुर तो समझिए कि उस परिवार में कितने पहले ज्वाइन किया हम सब जानते हैं, उस क्षेत्र में कितने ब्लॉक हैं वो नहीं पता उनको। ब्लॉक की बात तो दूर की बात रही, खुद भाजपा के मंडल अध्यक्ष वहाँ पे कितने उनको वो नहीं पता। तो पार्टी का जो वर्कर होता है वो ज़मीन पर रह के काम करता है और कहीं ना कहीं उसको उम्मीद होती है नगर पंचायत का इलेक्शन हो या मुखिया का हो या विधानसभा का हो, तो जनता में खासकर कार्यकर्ता में एक निराश तो पैदा होना ही है। ऐसा तो बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी के नाम पर मैथिली ठाकुर अगर जीत भी गई तो वो बिल्कुल कंगना रनौत, हेमा मालिनी जैसी ही एक सांसद या फिर क्या कह सकते हैं वो विधानसभा के एमएलए जो है वो विधायक बनकर सामने आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जनता के बीच से कोई रिश्ता होता नहीं है। कंगना रनौत का नाम लिया आपने। और ये सारी चीजें हमने जब देखा कि तेजस्वी यादव से भी एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि हम जो है अपना जो रोड मैप है सरकार का वो आने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर वो जारी कर देंगे। यानी कि चीज़ें अभी कन्फ्यूज़न उनकी भी स्थिति में है। और ये ऐसा हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर चीज़ें थोड़ा सा कांग्रेस और इसमें असमंजस की स्थिति हो। चलिए खैर, मैं राहुल जी आपसे एक अहम सवाल लेना चाहता हूँ। इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का जो है फैसला होगा, उसमें दोनों डेप्यूटी सीएम भी हैं और पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं और कई बड़े नेता हैं, कई मंत्री भी हैं, कई मंत्री, लगभग 6-7 मंत्री जो है जेडीयू बीजेपी सबसे ज्यादा। तो ये क्या कहते हैं कि ये बड़ा जो पहला जो चरण है ये ही बहुत कुछ तय करने वाला है? जैसे आपने भी अभी कुछ देर पहले कहा कि जो इस चरण में जो मतदान हो रहे हैं जी, 2020 में महागठबंधन को अधिक सीट थी और इस चरण में भी वो जो इलाका है पूरा वो कहीं न कहीं डोमिनेटिंग इलाका ये माना जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई है कि यदि आरजेडी की बात की जाए तो अभी आरजेडी में ही 2 फांक हो गए हैं, उनके ही भाई उनके सामने खड़े हो। तो यदि परिवार के ही लोग खड़े हो गए हैं और वो भी अपने कैंडिडेट दिए हुए हैं तो वहां पे वोट तो किसी कटे, वोट तो उन्हीं दल का ही कटेगा, वोट तो बीजेपी का कटना नहीं है। तो ये दिक्कत अभी जो महागठबंधन है इनके लिए उस सीट पे जो वीआईपी सीट है जिसपे लास्ट टाइम उनकी बढ़त थी, लेकिन तेज प्रताप के जो अपने कैंडिडेट्स खड़े करने के चलते वहां कुछ दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ सकता है। इसलिए बार बार आप देख रहे हैं, आज भी लालू प्रसाद ने एक ट्वीट करके बताया कि रोटी को पलटते पलटते रहिए, रोटी एक जैसा हो तो रोटी जल जाती है। यानी कहने का, कल भी जो है चुनाव के 1 दिन पहले तेजस्वी ने फिर फेसबुक लाइव करके भी कहा था कि आप वोटिंग अधिक कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम जो भी हम वादा किए थे। यानी ये सब दिखाता है कि कहीं न कहीं मन में थोड़ी सी संकोच या डर जरूर है, तभी ये बार बार कहा जा रहा है। राज पाठक जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी। राज पाठक जी ने भी बड़े लंबे तौर पर सारी चीज़ों को कवर किया है। राज जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बड़ा अहम सवाल इस टाइम ये कि बिहार में जो है एक अच्छी परसेंटेज ऑफ वोटिंग इस बार देखने को मिल रही है और लोग जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। थोड़ी मोड़ी परेशानियां ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन ये एक अच्छा इशारा है कि लोग जो है इस महापर्व को मना रहे हैं। देखिए, बिहार वैसे भी राजनीतिक रूप से जागरूक स्टेट है और ये इसके बावजूद कि वहां पर साक्षरता की दर जो है, साक्षरता का दर है पर वो नीचे है, फिर भी लेकिन वोटिंग के टाइम पे लगभग सब आदमी निकल के वोट करते हैं। वैसे पिछला वोटिंग जो 2020 का हुआ है जी, उसके बाद इस बार इस तरह का उत्साह दिख रहा है और 1 बजे या उसके बाद तक जो 40+ का परसेंटेज आ रहा है जी, तो आप पक्का मानिए कि 5 या 6 बजे जब तक जहां पर वोटिंग हो रही है, कहीं 5 बजे कहीं 6 बजे, तो ये 60+ के आंकड़ा को पार कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही मानकर चल रहे हैं कि 60+ का आंकड़ा इस बार पार होने वाला है।
जी जी जी। अच्छा, एक सवाल और है कि इस बार जो है इलेक्शन कमीशन पे बड़े लंबे सवाल उठ रहे थे और खासकर अपोजिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा, लेकिन इधर जो है इलेक्शन कमीशन एक डेलीगेशन बुलाता है, वो भी बाहर के विदेशों का, और मेहमान आते हैं विदेश से ये देखने के लिए कि किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं। तो 7 देशों के कुल 16 प्रतिनिधि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया को देखने पहुंचे हैं। जिन 7 देशों के डेलीगेशन बिहार पहुंचे हैं उसमें अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया है, कोलंबिया है, फिलीपींस है, फ्रांस है, बेल्जियम है, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड इसमें शामिल है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर मैं समझूं तो एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पर और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन दिखाने के लिए बुला रहा है कि देखिए किस तरीके से हम यहाँ चुनावी की प्रक्रिया को करते हैं। राज जी, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं और उनको इलेक्शन कमीशन बाकायदे पहले भी बुलाता रहा है। प्रत्येक चुनाव में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के प्रतिनिधि आते हैं और वो उनको दिखाया जाता है कि देखिए हमारे यहाँ पोलिंग ऐसे होता है और क्या क्या। लेकिन ये पहली बार है, ये पहली बार इसलिए मैंने कहा कि पहली बार इसलिए है कि पहली बार विपक्ष जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नजर आ रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से कोई भरोसा नहीं, 0% भरोसा इलेक्शन कमीशन पर। देखिए हो क्या रहा है ना, विपक्ष जो है वो तो शुरू से एजेंडे पे लिया हुआ है। हाँ, हर एक स्टेप और हर एक पेज इलेक्शन कमीशन पर वो सवाल उठा रहा। वो जनता के मन में एक संशय बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि इलेक्शन को आप ये माना जाए कि ये डिरेल हो चुका है। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं ना, इलेक्शन तो पहले भी हुए हैं, रिजल्ट विपक्ष के फेवर में भी आए हुए हैं, तो ऐसा कोई मामला बनता नहीं। यहाँ विपक्ष का काम है तो सवाल उठाए और सवाल उठा भी रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी अपने तरफ तरीके से जवाब दे रहा। तो ये चलता रहेगा, ये पार्ट एंड पार्सल इलेक्शन गेम जो उनको ये भी तो परेशानी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाब नहीं दे रहा है। जब भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बीजेपी के नेता आ जाते हैं। नहीं, देखिए होता क्या है कि जब बीजेपी पे सवाल उठते हैं, अब जैसे आज की बात देख लीजिए, आज तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठाया कि बिजली काट दी जा रही है, इलेक्शन प्रोसेस को धीमा किया जा रहा है। सही। विदिन 5 और 10 मिनट्स इलेक्शन कमीशन के तरफ से क्लियरिटी आ गई कि एक तो पहले इलेक्ट्रिसिटी का वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी बात है कि ये जो रुकावटें हैं ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं आती है, मशीन है, कहीं बंद हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन इसका तो इलेक्शन कमीशन की अपनी तरफ से, अब देखिए आप अगर प्रत्येक सेकंड में सवाल उठाएंगे तो कोई भी ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक सेकंड आपको जवाब देगा। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी को जहां लगता है कि हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो वो जवाब देता है। वैसे जवाब तो इलेक्शन कमीशन को ही देना है, किसी पार्टी के जवाब देने से कुछ होना नहीं। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि सवाल उन्हीं पे उठ रहे हैं। जावेद जी, मैं छोटा सा सवाल आपसे भी लेना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों को लेकर हम देखें कि फर्स्ट फेज़ अब बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिर्फ 5 बजे तक वोटिंग है। कहा जा रहा है कि वो जो है एक वहाँ उन बूथों पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे पहले, जिनकी वजह से इसको इस बार जो है संवेदनशील बूथ मान के उनको 5 बजे तक के लिए उन पर वो किया गया, बाकी जगह 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो एक वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़िया देखने को मिलने वाली है चुनाव में। नहीं, मुझे अच्छा ये बात ये लग रही है कि बिहार की जनता जो नागरिक वहाँ की है वो वाकई चाहती है कि बिहार से जंगल राज का समाप्त हो। इसीलिए इतनी सारी जो ऊहापोह के बाद भी फ़ौरन वहाँ SIR की प्रक्रिया शुरू हुई। SIR के बाद फिर चुनाव मोड में वहाँ की जनता आ गई। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं असमंजस है, उसको यही नहीं पता कि मेरा नाम है या नहीं है भी तो मेरा वोट किसी और ने डाल दिया है। इतने के बाद भी अगर लोगों में एक जोश में देख रहा हूँ, खास करके महिलाओं में, तो मुझे लगता है यकीनन जो है जो डिप्टी CM कह रहे थे जंगल राज समाप्त ज़रूर होगा। बिल्कुल। राज जी, एक बड़ा सवाल, राहुल जी आपसे सवाल के इलेक्शन कमीशन के इस कार्यक्रम को अगर हम समझें, जो उन सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जो निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन लगातार कह रहा है कि हम जो है सारी कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो, और मॉनिटरिंग को भी इस बार मजबूत किया गया है। 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा गया जिनके ऊपर आरोप है कि वो पर्ची बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये तो दिखाता है कि कार्रवाई काफी हद तक निष्पक्ष हो रही है। नहीं, डेफिनेटली यदि आप बहुत पिछले 90 दशक के चुनाव और अभी के चुनाव
को यदि आप देखें या समझे तो उसमें आसमान जमीन का अंतर दिखने को दिख रहा है अभी के समय। अभी यदि एक भी गलती होती है, क्योंकि हम लोग जब न्यूज चैनल में थे तो एक चलाते थे कि यहाँ पे लाइट कट गई है, तो 2 मिनट के अंदर जो हमारे कंट्रोल रूम में रिपोर्टर्स होते थे वो तुरंत उसको कहते थे कि नहीं उसको ठीक कर ली गई। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से तेजी से डेवलप हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को अपडेट कर रहा है। जैसे वेब कैम आप यदि, क्योंकि लास्ट टाइम मैं झारखंड चुनाव में, विधानसभा चुनाव में था, तो मैं जब इलेक्शन कमीशन में गया था, सारे पोलिंग स्टेशन से वेब कैम चल रहा था और कहीं भी दिक्कत होती थी तुरंत उसको नोटिस लिया जाता था। तो डेफिनेटली चुनाव आयोग, और दूसरा होता है कि जब इतने बड़े कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो कहीं न कहीं 1-2% एरर होते हैं, और यदि घर में एक छोटा सा भोज भी हो जाता है, पता चला कि ये नमक छूट गया है तो पचफोड़न नहीं आया है तो कभी कुछ आया है। तो कहने का अर्थ ये कि ये चुनाव आयोग हमेशा कुछ न कुछ अपने आप को अपडेट कर रहा है और पिछले गलतियों से कुछ न कुछ सीख लेकर के कोशिश कर रहा है कि अगले चुनाव में उस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अहम आपने जानकारी दी है राज जी और राहुल देव जी और जावेद रहमानी साहब। बहुत बहुत आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अब बिहार की जंग लगातार जारी है, पहले फेज़ की वोटिंग लगातार जारी है और इस पर हमारे यहाँ पर चर्चा भी जारी है। 3 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं इस बार, और 1 करोड़ 98 लाख जो हैं इसमें पुरुष हैं, 1 करोड़ 76 लाख महिलाएं शामिल हैं और थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल हैं। तो 3 करोड़ लोग वोट देने के लिए निकले हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, आसान नहीं होता। इतने में तो कई देशों के कई छोटे छोटे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक बड़ी प्रक्रिया, और बड़ी प्रक्रिया पे जिस तरीके से हमारे सभी साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि थोड़ी बहुत कमियाँ हो जाती हैं। मुझे और माहिरा को दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।